तो नमस्कार सभी हमारे प्यारे साथियों को, सभी बच्चों को, सभी उन सभी स्टूडेंट्स को जो नीट के लिए, बीएससी नर्सिंग के लिए, पैरामेडिकल के लिए, लैब असिस्टेंट के लिए, फार्मेसी के लिए, फिजियोथेरेपी के लिए, जितने भी तमाम तरह के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं 12th के बाद बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए, उन सब के लिए, उन सभी बच्चों के लिए फिजिक्स का एपिसोड 2 लेकर आ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक एवं विमा। और मैंने कहा था कि मिनिमम 2 क्वेश्चन ये टॉपिक आपका लेता है। मैंने आपको ये भी कहा था कि इसमें लगातार आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे कोई सा पेपर हो, हर साल यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि जितने भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वो नर्सिंग का भर रहे हो, चाहे पैरामेडिकल का भर रहे हो, किसी का फॉर्म भर रहे हो, लगातार आपको क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि लेवल बढ़ता जा रहा है। तो हम लोग को थोड़ा सा लेवल अप करते हुए चीजों को करना चाहिए, और चीजें धीरे धीरे कट ऑफ भी बढ़ रही है। आप देख रहे हो कि 60 से ऊपर ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है, तो कट ऑफ बढ़ रही है। कट ऑफ को देखते हुए अपन लोगों को पढ़ाई भी उस हिसाब से करनी चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट से दावा करते हैं कि जो रिजल्ट आता है वो जनरली कैटेगरी वाइज देखें तो थोड़ा सा एस टी वाले बच्चों को राहत मिलती है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जितने भी कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की रहे हो, कैटेगरी से दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि आजकल सभी कैटेगरी बच्चा रेगुलरली पढ़ रहा है, तो कट ऑफ सभी कैटेगरीज में बढ़ रहा है। राइट, तो पढ़ना सभी को है, अच्छे से मेहनत करनी है। फिजिक्स का मैंने आपको बताया था कि जो फिजिक्स का जो टॉपिक होता है वो सदैव आपको मार्किंग लूज करता है। आपका जो रिजल्ट होना और नहीं होना जो होता है फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिक्स में क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा, फिजिक्स को इतना इजी बना दूंगा कि आपका बीएससी नर्सिंग के पेपर में आपके ये मान के चलिए कि अगर 33 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप आराम से 25 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे। आराम से मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ ये पेपर तो हमारा ही आ रहा है। फिजिक्स आपका बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी सबकी अच्छी होती है, बायोलॉजी किसी की खराब नहीं होती, बायोलॉजी सबकी अच्छी होती है, केमिस्ट्री सबकी एवरेज होती है। लेकिन जो सिलेक्शन तय करता है, सिलेक्शन होना और नहीं होना, माय डियर बच्चों, डिपेंड्स ऑन द फिजिक्स। तो लेट्स स्टार्ट, और हम बात करेंगे आज हमारे यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 2 की, और एपिसोड 2 चल रहा है। ये लेक्चर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं वहां पर आप व्हाट्सअप करके सारी क्लासेस की पीडीएफ ले सकते हैं। आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, आप ऑफलाइन बैच एनरोल कर सकते हैं। न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, आप ऑनलाइन बैच तो कंटिन्यू यहां से कर सकते हैं। ऑनलाइन बैच का भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। हमारे एम्स के ऑनलाइन बैच अलग से चलेंगे, आरयूएचएस के अलग से चलेंगे, एबीवीएम जो एबीएमयू है उसके अलग चलेंगे, पीएनएसटी के अलग चलेंगे। तो सबके कोर्सेज अलग अलग है, तो अच्छे से पढ़ाई करनी है, पूरी टीम आपके साथ काम करेगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 2 एंड एपिसोड 2 फॉर द फिजिक्स। स्टार्ट। चलिए, शुभारंभ बैच का फिर से शुभारंभ हो चुका है। आज हम एपिसोड 2 पर बात कर रहे हैं। शुभारंभ, नाम ही शुभारंभ है, तो शुभ सफलता का संकल्प लेते हुए हमको बढ़ना है, क्योंकि हमने कहा था खामोश हूं लेकिन निशाना मेरा तय है, और रिजल्ट हमारा लेना एक जिम्मेदारी है। हेलिक्स से तो मुमकिन है, इस सपने को साकार करते हुए, इस लाइन को साकार करते हुए, एम्स का बच्चा हो, एम्स का एंट्रेंस देना हो, आरयूएचएस का देना हो, एबीएम का देना हो, बीसीईसी का देना हो, पीएनएसटी का देना हो, पीजीआई का देना हो, या एमएनएस का देना हो, इन सब के लिए फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 2 आपके सामने। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट्स, यूनिट एंड डायमेंशन की आज हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि हमारे पास में कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या फिर हम बोल सकते हैं आधारभूत भौतिक राशियां। आधारभूत भौतिक राशियां कितनी होती हैं, इस पर हमने चर्चाएं करी थी। इसको हम लोग इंग्लिश में बेस फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं। बेस या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिनके बिना और भौतिक राशियों का मापन नहीं किया जा सकता, या फिर जिनके बिना और भौतिक राशियों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, उनकी परिकल्पना भी संभव नहीं है। तो ऐसे जितने भी आपका आधारभूत भौतिक राशियां हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी होती है, टोटल 7। कितनी होती है, टोटल 7। और 7 के अंदर हमने बात करी थी, अगर आप लोगों को अच्छे से याद हो, वो 7 कौन कौन सी थी? आपकी मास थी, द्रव्यमान, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, या फिर हम बात करेंगे हिंदी में क्या बोला जाता है, द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, और ज्योति की तीव्रता। टोटल आपकी इस तरह से 7 क्या होती हैं, ये फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है या आधारभूत भौतिक राशियां होती हैं, मतलब जिनके बिना पूरी फिजिक्स की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। हम आगे की ओर चलते हैं। तो बच्चों हमने एक और बात इनके बारे में जानी थी कि इनका जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है मास का। अगर हम बात करें लेंथ की बात करें मीटर है बच्चों, टाइम की बात करें तो जो यूनिट है वो क्या है, सेकंड है। ये जितने भी यूनिट्स में लिख रहा हूं स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, यानी एसआई यूनिट के अकॉर्डिंगली है, राइट। वरना सेंटीमीटर भी होती है लंबाई की तो, पर ये स्टैंडर्ड एसआई यूनिट की बात अपन लोग कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात अपन लोग कर रहे हैं बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है आपका एम्पियर, एएमपी, या कई बार शॉर्ट में ए भी लिखा होता है, राइट। टेम्परेचर की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो मोल होता है। और हम बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या है या यूनिट क्या है, तो क्या होगा, कैंडेला। क्या है ये, कैंडेला, या इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, सीडी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऑल आर जितनी भी आपको दिख रही हैं ये सब क्या है बच्चों, आपकी यूनिट्स है। ये सब क्या है, यूनिट्स या मात्रक। तो मैंने क्या कहा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, 7 आधारभूत भौतिक राशियां होती हैं और उनकी यूनिट्स ये होती हैं। अब यूनिट्स के साथ साथ बच्चों आपने देखा होगा कि कुछ चीजें इनकी ब्रैकेट्स में लिखी होती है, उन्हें बोलते हैं विमा। क्या बोलते हैं, विमा। विमा या डायमेंशन, डायमेंशन बोल दो या फिर क्या बोल दो, विमा। विमा क्या होती है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करें मास की जो विमा होगी, द्रव्यमान की जो विमा होगी वो क्या होगी बच्चों, ठीक है। लेंथ की जो होगी वो क्या होगी, एल, क्लियर है। टाइम की क्या होगी बच्चों, टी, बहुत बढ़िया। आपका इलेक्ट्रिक करंट की क्या होगी, ए, बहुत बढ़िया। आपका टेम्परेचर क्या होगी, केल्विन या थीटा, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या होगी, मोल, MOL, मोल, ठीक है। आगे बात करें ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगी, CD, कैंडेला, क्लियर है। यह क्या आती है अपनी बेस या आधारभूत या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और उनकी यूनिट्स और उनकी डायमेंशंस यानी विमा। तो ये 7 आधारभूत भौतिक राशियां हैं, ये उनके मात्रक या इकाई हैं और ये उनकी क्या है, विमाएं हैं। क्लियर है कि नहीं है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। और बात करने से पहले मुझे एक बात बताओ, मैं एक कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए ये आप कहां से हैं, टोंक से। एक ये बच्ची हमारे टोंक से, ठीक है, ये टोंक, और ये अपना क्या है, जयपुर है, राइट, ठीक है। अब टोंक से जयपुर ट्रेन आ रही है ना, ट्रेन, और ये ट्रेन है, नहीं ट्रेन नहीं है ये पटरी है बच्चों, है ना, ये अपनी पटरी है। डायरेक्ट ट्रेन आती है ना, तो ट्रेन आती है नहीं आती टोंक से, नहीं आती। चलो हम बोलेंगे मोदी जी को ना। तो ये आपका पटरी है, समझो समझो इस चीज को समझो, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। टोंक से ट्रेन नहीं आती है, बहुत दुखद विषय आज हमें जान के पता लगा। और इस पे आपकी बैलगाड़ी नहीं रेलगाड़ी करती हुई आ रही है, ठीक है। चल अब टोंक कितना दूर है जयपुर से, ठीक है। अब मेरी बात सुन, अब ये सीधा जो ट्रैक है ना, ये सीधा
वो क्या है, ये पूरा पूरा जो रास्ता वो है कितना, 60 किलोमीटर। कितना, 60 किलोमीटर। लेकिन ट्रेन चूंकि चलती नहीं है, पटरी है, और ट्रेन जब आती है टोंक से जयपुर तो पूरा 60 किलोमीटर का रास्ता तय करके आती है। अब जो बस आती है बच्चों क्या करती आती है, वो सुनो सुनो, ये नया कौन कौन से स्टेशन आते हैं बीच में, ये मान लो निवाई आ गया है ना, ये निवाई आ गया, तो पहले वो निवाई की सवारियां लेके आएगा, फिर निवाई के बाद कहाँ आएगा, चाकसू भी आता है क्या, चाकसू आ गया, ठीक है। चाकसू के बाद कहाँ आ गया, कौन सा रास्ता आ गया आपका, ये आ गया आपका मान लो शिवदासपुरा, ठीक है। और कोई गांव कौन सा आ गया, अच्छा सांगानेर, सांगानेर साइड आएगा क्या, चलो फिर आप यहाँ चले गए सांगानेर, चलो साहब सांगानेर, ये बस देखो कैसे घूम गया, सांगानेर से कहाँ आ गया, और फिर ये आ गया जयपुर के सिंधी कैंप, ठीक है। अभी जो पूरा रास्ता था वो कितना, मान लीजिए ये रास्ता है आपका 10 किलोमीटर का, ठीक है, मान लीजिए कितना है 40 किलोमीटर का, और मान लीजिए कितना है आपका 10 किलोमीटर का, ये मान लीजिए आपका है 30 किलोमीटर का, और मान लीजिए ये रास्ता कितना है आपका 20 किलोमीटर। जब आप बाई बस आते हो तो 10 40 50 50 10 कितना हो गया 60, है ना, 60 और 30 90 90 और 20 110, यानी कि 110 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है आपको किससे, बस के द्वारा। समझ रहे हो। अब ये फिजिक्स क्या, इसको मत समझो, फिजिक्स क्या कहती है कि टोंक और जयपुर के बीच जो सीधी दूरी है वो तो कितनी है 60 किलोमीटर, लेकिन जो तुम घूम घूम के जो आ रहे हो वो क्या है 110 किलोमीटर। तो हम जो घूम करके आ रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस यानी दूरी। क्या बोलते हैं, दूरी बोलेंगे या डिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आ गई बात, क्या बोलेंगे, या तो बच्चों से दूरी बोलेंगे या हम क्या बोलेंगे डिस्टेंस बोलेंगे। और जो सीधी दूरी है, दोनों प्लेस जो है, दोनों जगह जो है, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है, भाई न्यूनतम यही तो है, और कोई न्यूनतम तो हो ही नहीं सकती, तो दो जगह की न्यूनतम दूरी या मिनिमम डिस्टेंस है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन बोलेंगे या डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। समझ में आई बात। तो यहां से यहां तक का जो एरिया है वो क्या है आपका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गया क्या, क्या इससे पहले चीज पता थी आपको, हाँ ना बोलो, नहीं पता थी, कोई बात नहीं। तो जो न्यूनतम, जैसे मान लो मैं और ये क्या नाम है तुम्हारा, ये गौतम साहब है हमारे, तो मैं गौतम के पास गया, तो मान लीजिए मैं कितना गया, मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 मीटर चला, कितना चला 3 मीटर। लेकिन अगर मैं यहाँ से घूम घूम के जा रहा हूं, मैं यहाँ पे गया, पहले मैं इधर गया, ठीक है, फिर मैं इधर गया, ठीक है, फिर मैं घूम के और सारी क्लास घूम के गया, फिर सारी क्लास घूम के मैं उसके पास पहुंचा, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या हुई डिस्टेंस, लेकिन जो मेरी बीच इसके बीच जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है कि नहीं है। चलो अब मेरी बात सुनो और कहानी में ट्विस्ट लेते हैं। अब हुआ क्या, यहां से पायल ने चलना चालू किया और पायल कहां पहुंच गई, जयपुर में पहुंच गई। पायल कहां पहुंच गई, जयपुर पहुंच गई। और अब पायल का संडे को टेस्ट है, ठीक है, पायल का संडे को टेस्ट है। अब जैसे ही संडे को टेस्ट है, पायल वापस टोंक पहुंच गई। टेस्ट इसने नहीं दिया, पायल ने टेस्ट नहीं दिया, तो पायल क्या हुआ, टोंक से आई जयपुर और जयपुर से वापस गई टोंक। इस दौरान बताओ डिस्टेंस कितनी हुई और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, इसी ट्रेन के माध्यम से जा रहा है, बताइए। डिस्प्लेसमेंट टोंक से जयपुर आई और जयपुर से वापस टोंक चली गई, तो बताइए अब जो है आपकी पायल का डिस्प्लेसमेंट तो कितना है और डिस्टेंस कितना है, बताइए फटाफट से बताइए ना। देखो भाई ये 60 गई ट्रेन से गई और 60 वापस चली गई 120, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, ये यहां से चली थी और वापस वहीं चली गई, तो जहां थी वहीं है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, विस्थापन तो 0। न्यूनतम दूरी वहीं पहुंच गई घर में, है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब जैसे मान लो कि भैया तुम यहां से जाओगे, अपने रूम पर गए, खाना खाया, वापस यहीं आ गए, तो तुमने खाना खाया जब तक तो वो डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, जो भी था, लेकिन तुम जब वापस आ गए तो डिस्टेंस तो बढ़ा लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। आगे बात में तो हम जहां, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, अब मैं यहाँ पढ़ाते पढ़ाते वापस इधर चला गया, वापस पढ़ा के, मगर मैं वापस यहीं आ गया, तो मेरा डिस्टेंस तो वहां जाके यहाँ दुगुना हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, मेरा 0 हुआ। और डिस्प्लेसमेंट यानी होता है विस्थापन और डिस्टेंस यानी होती है दूरी। क्लियर है कि नहीं, पक्का। चलो आगे और चीज बताता हूं।
अब मान लो यहां से यहां तक की जो दूरी हुई होगी, समझना, यहां से यहां तक की दूरी गई हुई तो कुछ समय लगा होगा, बोलो है ना? उस दूरी को तय करने में समय लगा, तो अगर मैं दूरी को मैं समय से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं, दूरी को मैं समय से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास क्या आ जाता है बच्चों, चाल। क्या आ जाता है, चाल। और तुमने पढ़ा भी होगा कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। बहुत बढ़िया, ये क्या है आपका चाल। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, आ गई बात समझ में? तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब ऐसे ही अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम लगा दूंगा, ये क्या है आपका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर मैं इधर ले लेते हैं पायल को, चलो, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम लगा दूंगा, अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट के नीचे टाइम लगा दिया, तो बच्चों जो हमें मिलने वाला है वो क्या होगा, वो होगा क्या इसके बराबर, वेलोसिटी के बराबर। क्या होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी वेग। क्या होगा, वेग। तो आप ये समझो क्या बनेगा, क्या बनने वाला फाइनली, फाइनली बनेगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन डिवाइड बाई समय। बोलो हाँ है ना? और इसी को मैं अगर इंग्लिश में लिख दूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। किसके बराबर होगा ये, वेलोसिटी के बराबर। बहुत बढ़िया। तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। समझ में आ रही बात? फटाफट से लिख डालो इस चीज को, फटाफट से नोट डाउन कर लेंगे बच्चे। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट लिख लेंगे या कॉपी लेके बैठा करो ऑनलाइन वाले बच्चों, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा बच्चों। बिल्कुल इसी डायग्राम की तरह बनाओ बनाओ, ताकि आप लोगों को जल्दी से चीजें समझ में आए, है ना? उस टाइम आपको टाइम नहीं लगे। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे चलते हैं अपन। 2 मिनट का समय फटाफट ले लो आप। चलिए फटाफट। चलिए बच्चों आगे चलते हैं अपन लोग। अब देखो अपन बात कैसे कर रहे हैं, देखो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अगर अपन मोटा मोटा देखें तो फिजिक्स में हमने ये पढ़ा सबसे पहले कि फिजिक्स ने हमको ये बोला कि फिजिक्स जो होती है ना, वो फिजिक्स किससे बनी है, भौतिक राशि। नाम है सब भौतिक विज्ञान है, यानी फिजिक्स है, तो ये किससे बना, फिजिकल क्वांटिटी से या भौतिक राशियों से बना। भौतिक ही है मतलब भौतिक राशियों से बना हुआ है। इंग्लिश की बात करें फिजिक्स है तो फिजिकल क्वांटिटी से बना हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री दो तरह की थी, कौन कौन सी थी, सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल, है ना? ठोस कोण और समतल कोण, है ना? ये आपके कौन से थे, पूरक वाली जो थी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। पहली वाली जो थी वो 7 होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वो 7 कौन कौन सी होती, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेसेंस इंटेंसिटी और टेम्परेचर। क्लियर है? अब जो बाकी बची हुई कौन सी है, डिराइव्ड, मतलब बाकी हम लोग किससे बनाएंगे, अपनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनाएंगे। समझ में आ रहा है सभी प्यारे बच्चों को? अब देखो सुनो, अब हम बनाएंगे तो बनाते हैं। अब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, डायमेंशन बनाएंगे। डायमेंशन क्या होती है पहले ये समझो, विमा क्या होती है। तो डायमेंशन के लिए देखो सुनो, डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, डायमेंशन हमेशा ऑलवेज ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, ब्रैकेट में। सबसे पहली वेरी, जो चीज ब्रैकेट में नहीं है वो डायमेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना। लेकिन आपके एग्जाम में ब्रैकेट आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता ऑप्शन में, तो समझ जाना है ना। दूसरी बात और कैसे पहचाने ब्रैकेट नहीं आया तो,
तो भैया या तो m के ऊपर पावर होगी, या l के ऊपर पावर होगी, या t के ऊपर पावर होगी। घात, पावर का मतलब घात, समझ में आ रही बात? पावर देखने को मिलेगी, यानी घात देखने को मिलेगी कहां पर? आपकी डायमेंशन में। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई साहब मुझे ना फोर्स की डायमेंशन की, तो फोर्स की होती है m l t -2, तो m की पावर 1 है, l की पावर 1 है और t की पावर -2। तो पावर जब हम लोग लिखेंगे, अगर पावर की बात करेंगे तो जहां या तो m l t, मतलब जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशंस की पावर होगी। जैसे ये किसकी पावर है? मास की। ये किसकी पावर है? लेंथ की। ये किसकी पावर है? टाइम की। ऐसे जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिकल, जो भी आधारभूत भौतिक राशि है, उनकी पावर लगाने से, उनकी डायमेंशन से पावर लगाने से हम लोग क्या बनता है, हमको आगे की चीजें मिलती है। क्लियर है कि नहीं है? चलो अब मैं आगे कुछ और आप लोगों से बात करता हूं। देखो सुनो, आपने अब ये भी पढ़ा कि चाल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करूं तो इंग्लिश मीडियम वाले मतलब क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। भाई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बोलेगा मुझे तो चाल वाल समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चा कोई बात नहीं, है ना। अगली बात करूं हिंदी मीडियम वाला, वेग क्या बोलेगा? वेग बोलेगा वेग बराबर विस्थापन बटा समय, यही तो बोलेगा हिंदी मीडियम वाला बच्चा। और इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या बोलेगा? इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा बोलेगा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, बोलो बच्चा, डिस्प्लेसमेंट, अरे साथ साथ बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में, है ना, समझ में आई बात? तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, नाराज मत हो सब लोग। देखो सुनो, अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब देखो इसकी डायमेंशन लिखनी है। अब देखो किसकी? चाल की या स्पीड की? या तो चाल, वही एक बात, या तो स्पीड की लिख रहे हो या चाल की लिख रहे हो। आप क्या लिख रहे हो? डायमेंशन। बच्चों दूरी है, क्या है? दूरी। तो सबसे पहले डायमेंशन के लिए ब्रैकेट होना चाहिए। क्या ब्रैकेट लगा दूं? क्या लगा दिया? ठीक है। दूरी मतलब क्या है? अब अपन चलते सीधा। अब दूरी किस में फिट बैठती है? द्रव्यमान में, लंबाई में, समय में, विद्युत धारा में, तापमान में, पदार्थी मात्रा में, ज्योति तीव्रता में। किस में फिट बैठती है? लेंथ में। देखो दूरी भी तो लंबाई है, तो हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से जाके वहां पर लंबाई वाला मामला सेट कर देंगे। तो कितनी है क्या? उसकी एल है, ठीक है कि नहीं? अब नीचे क्या है? समय है। एक बार इसको बाद में कर लेंगे, एक बार ये, तो इसका मैंने लगा दिया, सॉरी एक मिनट, एल। और नीचे क्या है बच्चों? समय के लिए क्या फिट होगा? देखो वापस जाओ, समय के लिए जो फिट होगा, समय तो यहां पर है, समय के लिए सेकंड डायमेंशन क्या होती है? टी। तो मैंने क्या कर दिया इसके लिए? टी लगा दिया। तो एल के नीचे क्या है बच्चों? टी। तो एल बाई टी क्या होगी? इसकी डायमेंशन होगी। लेकिन हमारे पास दो ब्रैकेट, इन ब्रैकेट को क्या करो? एक करो। क्या करो? एक। तो हमने क्या किया? हमने ऐसा कर दिया, एल तो ऊपर थी, बोलो हाँ, है ना। ये टी को हम ऊपर ले गए। जो चीज नीचे प्लस में होती है वो ऊपर, जो नीचे माइनस हो ऊपर, जो नीचे प्लस में होती है ऊपर माइनस चले जाती है, जो माइनस होती है ऊपर प्लस चले जाती है। ऐसे कोई ऊपर चीज प्लस हो तो नीचे माइनस चला जाएगा, कोई चीज ऊपर माइनस हो नीचे प्लस चला जाएगा। तो ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन। क्लियर है कि नहीं है? तो डायमेंशन क्या हो गया स्पीड का? एल टी माइनस वन। ऐसे हम लोग किसका बना रहे हैं? वेलोसिटी का क्या बना रहे हैं? डायमेंशन बना रहे हैं। चलो भाई अब देखो सुनो, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, या वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अब देखो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, दूरी है, लेंथ है, तो क्या मैं एल लिख सकता हूं? बोलो हाँ, है ना। बहुत बढ़िया। और इसका भी क्या है? टी। बोलो हाँ, है ना। ये ऊपर चला जाएगा, बोलो हाँ, है ना। तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस वन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा, बोलो हाँ, है ना। तो दोनों का डायमेंशन सेम है क्या? तो आपको ये बोल सकता हूं सेम डायमेंशन, सेम डायमेंशन फॉर स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन क्या है बच्चा? सेम है। और क्या है? एल टी माइनस वन। क्या है? एल टी माइनस। अब कल को कोई बोले साहब एम तो आए नहीं, चाहो आपकी मर्जी हो तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो एम जीरो, एल टी माइनस वन। जो जीरो होता है बेटा, अगर किसी की पावर जीरो आ जाए, मान लो अगर मैं 10 की पावर जीरो कर रहा हूं तो मतलब क्या होता है? एक।
किसी की भी पावर जीरो लगा तो एक हो जाता, तो एक को तो एक का मतलब कुछ हुआ ही नहीं ना। किसी पावर जीरो मतलब जीरो नहीं होता, वरना फिर जीरो इंटू सब कुछ जीरो हो जाता है ना। अगर मैं बोलूं कि भैया पायल की पावर जीरो तो 1, है ना। गौतम की पावर जीरो मतलब 1। 10 करोड़ मेरे पास, पता है कितना रुपए है मेरी जेब के अंदर है, 10 करोड़ की पावर जीरो मतलब मेरे पास 1 रुपया। तो किसी की भी पावर जीरो लगा दे तो इसका मतलब क्या आता है, वैल्यू 1। तो एम जीरो का मतलब है ही नहीं, तो अपना क्या आएगा आंसर, LT-1 या एम जीरो LT-1। फटाफट छाप लो बेटा, चमक गया आप लोगों को। फटाफट से कॉपी में छाप लो या नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। इसी तरह से सारी क्लासेस होंगी, बहुत प्यारी तरह से पढ़ाई जा रही है, और फटाफट से ज्वाइन कर लो जितने भी बच्चों ने मिस कर रखी क्लास है। और मैं तो एक चीज और बोलूंगा कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, नहीं पढ़ाते होंगे, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी ले सकता हूँ कि कोई अगर यहाँ आके सिलेक्शन नहीं लेता है तो मैं कह रहा हूँ वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि यहाँ आने के बाद में श्योर सिलेक्शन है। पिछले बैच के अंदर एम्स पैरामेडिकल में सिलेक्शन देने वाला पूरे राजस्थान का एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट है। पूरे राजस्थान का एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसने एम्स पैरामेडिकल में सिलेक्शन दिया है। इसलिए बेसिक्स हम लोग पढ़ाते हैं। आप लोग अभी से ज्वाइन करें, लेट हो जाएंगे तो बच्चों कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, और एक बार आप लेट हो गए, समय निकल गया तो दुनिया में सब कुछ रिटर्न आ जाएगा, लेकिन टाइम गया तो सब कुछ। आप लोग हमारे सर से जब क्लास लेते हो, केमिस्ट्री वाले से जब क्लास लेते हैं, तो आपको एक चीज बताते हैं कि देखो टाइम चला गया तो सब कुछ चला गया, है ना, क्योंकि टाइम की वैल्यू है। आप लोगों की चीज समझ में नहीं आती, जैसे जैसे आप बढ़ते हो, ग्रोथ करते हो अपनी लाइफ में। बच्चा, मैं तो एक बात कहता हूँ कि अगर तुमने इस साल ड्रॉप लिया है, तुम इस साल तैयारी नहीं करते हो, अगले साल तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर तुम्हें कॉलेज नहीं मिला तो तुमको पता है कि हर बार 12th क्लास में मान लो 4 से 5 लाख बच्चे पास आउट होते हैं, मान लीजिए 5 लाख। आपने ड्रॉप किया, इसका मतलब 5 लाख बच्चे आपसे ऑलरेडी आगे चले गए। 4,99,000 जो लोग थे, जो 99,999 जो लोग थे, वो क्या हो गया, आपसे आगे निकल गए, आप पीछे रह गए। तो अगर आप ड्रॉप लेते हो तो कितने बच्चे आपसे आगे निकल चुके। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो इसका मतलब निकलना चाहिए हेलिक्स में आओ, सिलेक्शन लेके जाओ, क्योंकि हेलिक्स है तो मुमकिन है। हेलिक्स के लोग कोई ऑप्शन नहीं है बच्चा जो आपको सिलेक्शन दे देगा इजी वे में। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छी टीम है, सारी टीम एसएमएस आपके एसएमएस से होगी, एम से होगी, पीजीआई से होगी। आने वाले टाइम पर हम लोग टेस्ट सीरीज चालू करेंगे, तो सारे के सारे जो आपके सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल पर रैंक हासिल की है, उन लोगों की टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। वो लोग आपका शानदार सा पेपर बनाएंगे टीम के साथ, वो भी जुड़ रहे हैं इस बार, तो बहुत अच्छा बनने वाला है और एक शानदार सा रिजल्ट आप लोग लोगे। किंतु परंतु कुछ नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आप लोग बिल्कुल कंटिन्यूसली पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल। फिजिक्स तो इतना इजी है बच्चों, इतना इजी है, रेगुलर मेरी क्लास लगा लो। फिजिक्स के अंदर 33 में से 25 की गारंटी है, गारंटी। कैसा ही न्यूमेरिकल आ जाए, कैसा थ्योरी पार्ट आ जाए, इतना तो पक्का है ना। 33 में से 25 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे आप लोग। और बाकी बायोलॉजी तो फिर सबका सही होता ही है। और केमिस्ट्री को एवरेज नहीं रखना है, सर पढ़ा रहे हैं, और भी फैकल्टीज पढ़ाएंगे तो कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी। चलो आगे चलते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको और चर्चा करना चाहता हूं कि बच्चों एक चीज बताओ। आज मैं थोड़ा बेसिक चीजें बता रहा हूं, देखो सुनो। अगर एक आपने पढ़ा होगा तो मास, ठीक है, मान लीजिए मेरा मास कितना है, मेरा है 60 किलो वजन, मान लीजिए, झूठ है वैसे ही, पर मान लीजिए 60 किलो वजन, ठीक है। अब 60 किलो वजन है तो मेरा द्रव्यमान है 60 किलो वजन है, तो मैं अपना धरती पर वजन कितना लगा रहा हूं, 60 किलो। कितना वजन लगा रहा हूं, 60 किलो। लेकिन मैं बोलूं कि मैं धरती पर बल कितना लगा रहा हूं, बल कितना लगा रहा हूं, समझना, कितना फोर्स लगा रहा हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोलो है ना, समझ में आ रही बात। इस बीच बात तो समझना, अगर मेरा मास ये है, अगर मुझे बल निकालना हो, मैं पृथ्वी पर कितना फोर्स लगा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा द्रव्यमान है उसको क्या कर दूंगा, गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा, गुरुत्वीय त्वरण से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और गुरुत्वीय त्वरण किसको बोलते हैं, जी को। बोलो है ना। अब आपको पता है फोर्स बराबर ये कितना हो गया, 60 हो गया। गुरुत्वीय त्वरण का मान आपने पढ़ा होगा कि जी बराबर या तो क्या होता है 9.8 होता है, या फिर कितना होता है 10 होता है। बोलो है ना। तो मान लीजिए अपन ने 10 ले लिया, तो मैं क्या लगा रहा हूं, 600 न्यूटन का फोर्स कहां लगा रहा हूं, अपनी पृथ्वी के ऊपर लगा रहा हूं। अभी से कॉन्सेप्ट समझना, मतलब जो फोर्स, बल को मैं एफ से लिख सकता हूं। बोलो है ना। मैं मास को एम से लिख सकता हूं। बोलो है ना। अब ये तो मैंने पृथ्वी की बात कर ली, पृथ्वी बल लगा रहा हूं। अगर मैं इस तरह से बल लगा रहा हूं तो ये भी तो बल लगेगा।
मतलब मैं नॉर्मल त्वरण की बात कर लूं तो नॉर्मल त्वरण को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से। ए का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक बेसिक फॉर्मूला बोलता है F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये आपका बेसिक फॉर्मूला बनता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। या फिर इसी को मैं इंग्लिश में लिखूं तो क्या हो जाएगा बच्चा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। आगे बात, ये बेसिक है, लिखो फटाफट से, ये बहुत काम आएगी, ये चीजें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके बहुत काम आने वाले हैं बच्चों, फटाफट से करें। फटाफट से लिख लीजिए। आगे हो, चलो बच्चों, चलो फटाफट से लिख लो, फटाफट चले। बहुत बढ़िया बच्चों, अब पढ़ रहे अपन एक, मैंने एक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा पढ़ा अपने, F बराबर एम ए, याद होना चाहिए। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, या बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं, एक अच्छी सी बात करते हैं आप लोगों के साथ। चलो, अच्छी सी बात यह है कि एक आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, हिंदी में बताऊंगा, विस्थापन प्रवणता। क्या होता है बच्चों, विस्थापन प्रवणता। जैसे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वैसे ही इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, विस्थापन, या फिर ऐसा बोल सकते हो लंबाई बटा लंबाई। आ गई बात समझ, बोलो है ना। तो अब हम इसका डिस्प्ले, अब हम इसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L और बटे में L, बोलो है ना बच्चों। ऊपर वाला +1 नीचे वाला -1, क्या L से L कट गया ऐसे भी, या फिर आप दे सकते हो L -1। तो क्या इसकी जो डायमेंशन हुई क्या हुई, m0 है, बोलो है ना। L ऊपर जाएगा, प्लस और -1 0 हो गया, L भी 0 और T भी 0। अगर जब सब कुछ 0 हो गया तो इसकी कोई डायमेंशन रही क्या, नहीं, तो डायमेंशन लेस। तो आपकी जो ये चीज है वो क्या हुई, डायमेंशन लेस हुई, बोलो हाँ है ना, मतलब विमाहीन राशि है। ये क्या है, डायमेंशन लेस है, विमाहीन राशि। तो कोई आपसे पूछे कि आपका विस्थापन प्रवणता जो है वो कैसा है, विमाहीन राशि है या डायमेंशन लेस है, और जिसकी डायमेंशन नहीं है तो उसकी कोई यूनिट है क्या, यूनिट भी नहीं होगी, तो वो भी क्या है, यूनिट लेस, यानी मात्रकहीन। यूनिट लेस है या मात्रकहीन है। क्लियर है, सॉरी। चलिए फटाफट लिख लो इसको, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट को। आगे और मैं बात करूं तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट अपन ने पढ़ लिया, ये कैसा हो गया आपका, मात्रहीन। अगली मैं बात करूं तो आपने पढ़ा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पढ़ा है, अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको कैसे डिनोट करते हैं अपन, म्यू से। क्या बोलते हैं, म्यू, और म्यू का फॉर्मूला था म्यू बराबर सी अपॉन में वी। क्लियर है कि नहीं है, समझो इस चीज को। म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन वी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, म्यू से, बोलो हाँ है ना। तो म्यू बराबर क्या होता है, सी बाई वी। बेटा सी क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, बोलो है ना। और नीचे वाला क्या है, नॉर्मल वेग, बोलो है ना, पक्का। अब जब इसके डायमेंशन आप लिखोगे, समझना इस चीज को, देखो इधर, तो अगर इसे डायमेंशन लिखोगे तो सी का, सी भी वेलोसिटी है भाई, वेग है, चाहे प्रकाश का वेग हो, किसी का वेग हो, है तो डायमेंशन। तो वेग की डायमेंशन कितनी होगी, वेलोसिटी की, LT-1, और नीचे वाले का कितना होगा,
एल टी माइनस वन। क्या बच्चों ये से कट गया, बोलो है ना। जब ये कट गया है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस, बोलो है। मतलब इसका एम भी क्या होगा, जीरो, एल भी क्या होगा, जीरो, टी भी क्या होगा, जीरो। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, डायमेंशन लेस। अगर जब डायमेंशन लेस है तो जो चीज मैंने इसके लिए बोली है वही चीज मैं इसके लिए बोलूंगा, बोलो है ना। क्लियर है कि नहीं बच्चों। तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस भी है और यूनिट लेस भी है। समझ में आ गई बात, पक्का। चलो आगे एक और आता, आपने आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन कोफिशिएंट, घर्षण गुणांक पढ़ा होगा आप लोगों ने। अब देखो फ्रिक्शन कोफिशिएंट, घर्षण गुणांक, किसकी बात कर रहे हो आप, घर्षण गुणांक की बात कर रहे हो। ठीक है, इसको भी किसे डिनोट करते हैं अपन, म्यू से डिनोट करते हैं। इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ये म्यू क्या होता है बच्चों, एक बार बुझो। देखो इसमें होता है एफ बराबर म्यू एफ। तो जब मैं म्यू को बगल में करूंगा तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल एफ अपॉन में कैपिटल एफ। ये दोनों ही क्या है बच्चों, फोर्स है। क्या है, फोर्स। तो जब फोर्स से फोर्स कट जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं, बोलो है ना। इसका फोर्स फोर्स कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका, यूनिट लेस हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि आपका जो ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो यूनिट लेस भी होगा और डायमेंशन लेस भी होगा। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गई बात। तो आपकी डायमेंशन लेस है, अगर तीन बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। अपन बात करें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, ये भी क्या है, यूनिट लेस या डायमेंशन लेस। अपन बात करें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, ये क्या है, यूनिट लेस या डायमेंशन लेस है। क्लियर है कि नहीं है। तो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। तो बच्चों यहां पर हमने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तीनों क्या होते हैं, डायमेंशन लेस भी होते हैं और यूनिट लेस भी होते हैं। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं भाई, जिसकी डायमेंशन नहीं है, जिसकी विमा नहीं है, उसका यूनिट नहीं होता, ये फैक्ट है। लेकिन ये सोचो कि ऐसा होता है क्या कि जिसका यूनिट नहीं है वो डायमेंशन ना हो। देखो आगे कुछ करते हैं कि इनमें सही है कि नहीं है ना। आपने पढ़ा होगा एंगल, कोण, और सबने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, बोलो है ना। पढ़ा था क्या, हम तो यही पढ़ रहे हैं, सब स्कूल में कुछ पढ़ के नहीं आए, है ना। तो इसको थीटा इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, आर्क अपॉन में रेडियस, बोलो है ना। अब एक बार बताओ, आर्क जो लंबाई है मानते हो तो ये है, रेडियस त्रिज्या जो वो भी क्या है, लंबाई है, बोलो है ना। ठीक है, इससे कट गया, क्या हो गया डायमेंशन, एम जीरो, एल जीरो, टी जीरो, बोलो है ना। लेकिन इसका यूनिट होता है, लेकिन इसका यूनिट होता है, और यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट तो हो सकता है, लेकिन यूनिट नहीं है तो डायमेंशन नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, वापस समझो। अगर डायमेंशन नहीं है तो यूनिट हो सकता है, लेकिन अगर यूनिट नहीं है तो डायमेंशन कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट आता है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक सॉलिड एंगल भी पढ़ा था आपने, जो सॉलिड एंगल है, ठोस कोण है, उसका भी क्या है, ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है। ये भी क्या है, डायमेंशन लेस है, विमाहीन है। लेकिन ये क्या है, इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। क्या है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टेरेडियन किसका यूनिट है, सॉलिड एंगल का या ठोस कोण का। क्लियर है कि नहीं है।
ठीक है। तो आपका जो एंगल है उसका यूनिट क्या है, रेडियन। आपका जो सॉलिड एंगल है उसका यूनिट क्या है, इससे रेडियन। लेकिन दोनों का क्या नहीं है, डायमेंशन। तो आज की क्लास का जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं वो क्या है कि अगर किसी के पास में यूनिट नहीं है तो उसके पास कभी भी डायमेंशन नहीं हो सकता। आई बात समझे, इस अगर किसी के पास यूनिट नहीं है तो उसके पास कभी डायमेंशन नहीं हो सकता। लेकिन यदि उसके पास में डायमेंशन नहीं है तो उसके पास यूनिट हो सकता है। एग्जांपल के लिए आपका एंगल एंड सॉलिड एंगल। क्लियर है कि नहीं है? चलो माय डियर बच्चों, एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप 12th पास जब हो जाते हैं तो आपके पास 2 4 5 10 20 प्रकार के कोर्स होते हैं। जैसे कि आपने बीएससी कर लिया, ठीक है, जैसे कि आपने बीएससी के अलावा कुछ लोग आईटीआई वगैरह में घुस जाते हैं। सबसे ज्यादा बच्चे बीएससी में जाते हैं। बीएससी बायोलॉजी कर लिया, बीएससी, कुछ लोग थोड़ा और जाएंगे तो बीएससी ऑनर्स कर लेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइंस से इतना डर जाते हैं कि वो आर्ट्स से बीए करना चालू कर देंगे, ऐसा होता है। कुछ क्या करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे। कुछ क्या करने लग जाएंगे, नर्सिंग करना चालू कर देंगे। कुछ क्या करने लग जाएंगे, पैरामेडिक करना चाहिए। आपको पता है ये जितने भी कोर्स है, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे आप इसके बाद बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, चाहे एमएससी कर रहे हो, चाहे आप उसके बाद में एमबीबीएस कर रहे हो, चाहे पैरामेडिक कर रहे हो, एक सच्चाई बताऊं क्या, जब ये कोर्स करके आप निकलते हो तो आपकी सैलरी जो डिसाइड होती है वो आपकी डिग्रियों से डिसाइड नहीं होती। वो डिसाइड होते हैं कि आपके अंदर स्किल कितनी है, इंटेलिजेंस कितनी है, सोचने की क्षमता कितनी है। आप ये जितनी भी कोचिंग्स करते हो इसके अंदर सबसे पहले जो सीखो वो डिसिप्लिन। अपने आप को बनाओ कि मैं उस चीज के लायक हूं। मैं जो तैयारी कर रही हूं, अगर मैं नर्सिंग के लिए तैयारी कर रही हूं तो मैं, मेरे अंदर एथिक्स होने चाहिए कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज की लेवल को टच करूं। मैं ऐसा रहना चालू करूं, मैं ऐसा पढ़ना चालू करूं, मैं सुबह जल्दी उठना चालू करूं। अब उठी 11 बजे रहे हो, लाइफ में कहां से सिलेक्शन आएगा? खुद को नेचर तुम्हें तब देगी जब तुम नेचर को ऐसा ढालोगे कि नेचर आपको दे। लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग लेना ही नहीं चाह रहे, हम लोग नेचर को रिजेक्ट करके चलते हैं। आपको अगर आप अभी नहीं संभले तो नेचर आपका रिजल्ट डिसाइड कर देती है कि हाँ ये रहा। बीएससी नर्सिंग के अंदर प्राइवेट कॉलेज अगर मिल गया ना तो जिंदगी में सबसे घटिया कोर्स या तो पहले बीएड ही था या फिर बीएससी नर्सिंग है। प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने का मतलब बहुत अच्छे कॉलेज 2-4 है, बाकी सब कॉलेज की हालत खराब है। इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज का सपना देखो और सपना पूरा होना भी चाहिए आप लोग का, ठीक है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और मिलते रहेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपने क्लास को देखा इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बच्चों। खुश हो जाओ, मस्त हो, पढ़ाई करो मस्त। चलो बाय बाय।